नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो संवैधानिक संस्था था, संवैधानिक बॉडी था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, उसके बारे में हम लोग क्या किया था, डिस्कस किया था हम लोगों ने। उसमें बहुत सारा बॉडी देखा, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गए, वो हमने डिस्कस किया था। और जो बॉडीज हो गए, जैसे आप अगर बात करें क्या की जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करते हैं, चाहे अटॉर्नी जनरल की, एडवोकेट जनरल की, यूपीएससी, एसपीएससी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो सारे जो इंपॉर्टेंट बॉडीज है जो आपसे एग्जाम में क्या किया था पूछा जाता है, चाहे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज हो, तो ये सारा बॉडी हमने क्या किया था, वहां पर डिस्कशन किया था। अब क्या करना, हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में डिस्कस करना, जो असंवैधानिक, मतलब असंवैधानिक क्या बोल सकते हैं, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब वो संवैधानिक बॉडी नहीं है, उसे एक स्टैट्यूटरी की तरह, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी में पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया, उस एक्ट के तरह हम लोग गैजेट नोटिफिकेशन निकाल के उस बॉडी को बनाते हैं। जैसे आपने नीति आयोग हम लोग बात करेंगे, एनएचआरसी की बात करेंगे, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होते हैं, जैसे सीबीसी विजिलेंस कमीशन सब हो गए, तो ये सब सारा जो बॉडी है दोनों एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। तो कुछ स्टैट्यूटरी है, कुछ नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। कुछ मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आपको क्या है कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब मेनली आपको एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया गया हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा। तो उसी तरह से हम लोग बात करेंगे आज के इस क्लास में दोस्तों, तो जुड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बहुत कम देर का ये लेक्चर हम लोग यहाँ पर करेंगे और इसमें आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूरा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले अगर बात करें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, यहाँ पर तो स्लाइड विजिबल है, अगर नहीं विजिबल है या किसी तरह का अगर ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो फिर आप बता सकते हैं कमेंट करके, अगर आवाज सही से नहीं आ रहा तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, यहाँ पर सबसे पहला बात करेंगे नीति आयोग। जो हमारा पहला बॉडी है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नीति आयोग कहते हैं। तो नीति आयोग क्या का मतलब क्या था, फुल फॉर्म क्या था, कभी कभी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ दिया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसमें क्या होता है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर देखें तो ये रिजोल्यूशन यूनियन कैबिनेट जनवरी 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ दिया था कि नीति आयोग बना कब था, तो जनवरी 2015 में बना था। इसे हम थिंक टैंक भी बोलते हैं। ये मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होगा, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल है और नाइदर स्टेचुटरी है। कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जा सकता है। यहाँ पर देखें तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या करता है, बढ़ावा देता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या हो गया कि मतलब कि स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन है, सेंटर का भी, किसी तरह से विवाद नहीं होना चाहिए। आपका एक थिंक टैंक बॉडी है तो आप भी उसमें कुछ तरह का एडवाइस दीजिए, सजेशन दीजिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर वो भी देंगे। तो ये चीज आपको बनाया गया है। ये बॉटम अप अप्रोच है। जैसे प्लानिंग कमीशन को टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता है, कि वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते उनको लग दिया जाता था, अब वो एडवाइस देते थे, वो एडवाइस पर गवर्नमेंट काम कर। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है। इसमें क्या होता है, लोकल मेंबर्स भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो मतलब आपको जो लोग होते हैं, जो मतलब एक तरह से एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं किसी भी मतलब फंक्शंस में या किसी भी डिपार्टमेंट से लेकर, तो उनको भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है कि वो भी किसी तरह का सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, जो कि मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा उस चीज़ को वहाँ पर बनाया जाएगा। बहुत सारे जानते हैं कि इंडेक्स भी आपको नीति आयोग के द्वारा, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें जो इंडिया लेवल पर मेनली किया जाता है, हेल्थ इंडेक्स किया जाएगा, पंचायती का कुछ इंडेक्स ला दिए, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, ये सब सारा चीज़ क्या है, आपको नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। फिर अगर स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, चेयरपर्सन रैंक पे प्राइम मिनिस्टर है। गवर्निंग काउंसिल यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। ये चीफ मिनिस्टर्स आपको बहुत पूरे स्टेट्स के यूटीज के भी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी रहते हैं, जो भी रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट लेजिस्लेचर, वो भी यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करते हैं इस बॉडी में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्लस रीजनल काउंसिल्स भी है यहाँ पर, दीज कैन बी कॉन्स्टिट्यूशन टू एड्रेस स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक इश्यूज होता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के ओपिनियन में बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि स्टेट से रिलेटेड हो गया या कोई इंपॉर्टेंस हो गया, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना। ये आपको हेड किया था प्राइम मिनिस्टर, जिनको चेयरपर्सन बुलाया था, और हिज नॉमिनी एंड इंक्लूड चीफ मिनिस्टर एंड द लेफ्टिनेंट आपको गवर्नर जो हो गए, जो मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर हमने बात किया था, एडमिनिस्ट्रेटर ड्यूटीज इन द रीजन। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अगर बोलते हैं आयोग का जो वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस यहाँ पर चेयरपर्सन होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, जो एवरीडे का एक्टिविटीज वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। इनका जो रैंक होता है यहाँ वाइस चेयरपर्सन, वो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक आपको दिया जाता है। 4 फुल टाइम मेंबर्स इसमें होते हैं, जिनका रैंक आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन लेवल पर आपको रैंक रखा जाता है। 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, जो कि एकेडमिक्स लीडिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के मेनली मेंबर होते हैं। वो आपको रोटेशनल बेसिस पर उनको आपको जो जरूरत होता है उनको वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। फिर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो आपको मतलब 4 से ज़्यादा नहीं होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की तरह रिप्रेजेंट मतलब नॉमिनेट किया जाता है।
फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जिनका रैंक आपको सेक्रेटरी होता है, जो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनका भी एक फिक्स टेन्योर होता है और ये मेंबर ऑफ सेक्रेटरी आयोग के आपको नियुक्त किए जाते हैं। फिर फंक्शंस क्या होता है नीति आयोग का यहाँ पर, कि वो डिजाइन करती है पॉलिसी को, क्या पॉलिसी गवर्नमेंट का होना चाहिए, किस तरह से गवर्नमेंट काम करेगी, क्या मतलब पॉलिसी आपको बनाकर क्या स्कीम आना चाहिए। कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है ये आपको प्रमोट किया जाता है, इसमें स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, सेंटर का भी होता है, प्लस आपको मॉनिटर किया जाता है और इवोल्यूशन किया जाता है। मॉनिटर भी किया जाता है प्लस आपको इवोल्यूशन भी किया जाता है। थिंक टैंक की तरह बॉडी काम करती है, आपको सोचती है, मतलब चीज़ों को सोचती है कि क्या हम लोग ग्राउंड लेवल पर करें, ग्रास रूट लेवल पर करें, तो लोगों को क्या हो, एक सहायता मिले, लोगों का विकास हो। आपको नॉलेज इनोवेशन का ये चीज़ पर आपको काम जैसे करते, जैसे टिंकरिंग लैब हो गया, ये सब क्या नीति आयोग का ही एक मतलब बोल सकते हैं आइडिया है जिसको देश में लागू किया गया, मतलब लाया गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमारा किसके बारे में था, नीति आयोग के बारे में। उसी के बारे में लोकपाल और लोक आयुक्त, हमने लोकपाल जो लोक अदालत के बारे में, ये लोकपाल लोक आयुक्त अलग बॉडी है, ये भी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इनको माना जाता है। तो 2013 एक्ट का जो बना था उसमें लोकपाल में एक चेयरपर्सन और आपको एक्सीडिंग 8 एंड 1 मतलब 8 मेंबर होते हैं, जो 50% होने चाहिए जुडिशियल मेंबर होने चाहिए, जो 50% मेंबर जो होने चाहिए वो SC ST और OBC माइनॉरिटीज और वुमेन भी होने चाहिए, जो कि आपको बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकपाल एक तरह से बोल सकते हैं आपको एक जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी, जिसमें कि क्या होता है यहाँ पर, जो मतलब जो जितने भी बोल सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जितना भी होता है उसमें आपको इसमें उसके केस को यहाँ पर डील किया जाता है लोकपाल के द्वारा। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, सर्च कमेटी आपको बनाया जाता है, पैनल ऑफ कैंडिडेट, जिसमें कि आपको PM होते हैं, स्पीकर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, CGI होते हैं, एक जूरिस्ट होते हैं। ये आपको रिकमेंड किया जाता है, नेम्स को किया जाता है, जिसमें कि पैनल के द्वारा फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कौन कौन से इसमें मेंबर आपको अपॉइंट करते हैं। फिर सैलरीज और जो अलायंस होता है, इसमें जो सैलरी दिया जाता है, अलायंस दिया जाता है, सर्विस कंडीशंस को, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर अदर मेंबर्स सेम एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो सैलरी होता है सेम चीज यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया जाता है। जुरिडिक्शन क्या होता है लोकपाल का, वाइड रेंज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, जो फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर जो अगर किसी तरह का अगर आरोप लगा रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टर पर, कोई भी ब्राइबरी का चार्ज लगा रहे हैं या कोई भी घोटाला किसी तरह का, चाहे स्टेट जो मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए या कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, तो ये सारा चीज मतलब मेनली जो पब्लिक सर्वेंट जो सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं, ये सारा चीज लोकपाल के द्वारा ही आपको देखा है, इसलिए इसमें जुडिशियल मेंबर का होना बहुत जरूरी होता है। ये फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। जो आयोग का कंस्टिट्यूशन वाइस चेयरपर्सन होते हुए इन चार्ज ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज होते हैं, रैंक इनका कैबिनेट मिनिस्टर का होता है। ये मतलब मैं इसका बात की, ये तो उसका हो गया, सॉरी ये यहाँ पर वो मैं नीति आयोग के तरफ चला गया। जो MPs होते हैं ग्रुप ABCD का जो सर्विस होता है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो गए जो ग्रुप ABCD सर्विस से आप जा रहे हैं, तो आपका जो केस मेनली जो देखा जाएगा, आप पर किसी तरह का ब्राइबरी चार्ज या कोई चार्ज लग रहा है तो लोकपाल द्वारा ही आपको डील किया जाएगा मेनली। Exception of inquiry in certain cases, the act does not allow a lokpal inquiry. The allegation against the prime minister relates to international relation. अगर एलिगेशन इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर कुछ हो गया तो एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर हो गया, पब्लिक ऑर्डर को हो गया, एटॉमिक एनर्जी को लेकर हो गया, स्पेस को लेकर हो गया, तब इसमें आपको लोकपाल इंक्वायरी नहीं कर सकती है। एक तरह से इंक्वायरी बॉडी होती है ये। अगर कंप्लेंट अगर प्राइम मिनिस्टर और आर नॉट टू बी प्रूव्ड अनलेस द फुल लोकपाल बेंच कंसीडर द इनिशिएशन ऑफ एन इंक्वायरी एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स अप्रूव इट एंड सच एन इंक्वायरी अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा नहीं कि किसी तरह कंप्लेंट आपने भेजा तो प्राइम मिनिस्टर पे इंक्वायरी शुरू हो जाए, ये नहीं है। कम से कम 2/3 मेंबर उसको अप्रूव करने चाहिए, जितने भी लोकपाल के मेंबर्स है, तभी जाकर आप इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब देखें तो यहाँ पर बताया जाता है इंक्वायरी जो आपको शुरू किया जाएगा लोकपाल आफ्टर रिसीविंग ए कंप्लेंट अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट, ऑर्डर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू बी कंप्लीटेड विद 90 डे के अंदर कंप्लीट होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। ये आपको रिसीविंग रिपोर्ट फ्रॉम द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी लोकपाल में ऑर्डर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी भी एजेंसी के द्वारा, डिपार्टमेंट्स के द्वारा, कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन भी लिया जा सकता है यहाँ पर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लोकपाल कैन नॉट टेक सुओ मोटो, ऐसा नहीं कि जब तक कंप्लेन आप नहीं कीजिएगा तब तक लोकपाल ये नहीं कि सुओ मोटो, मतलब सुओ मोटो में क्या हो गया, ये अपने मन से आप जाए प्राइम मिनिस्टर को उठा ले कि हाँ आपने इस तरह का कोई क्रिमिनल चार्ज है, आप पर कोई कंप्लेन है, या मतलब अपने मन से जाए आपको उठा ले आप जेल में डाल, ये चीज़ नहीं हो सकता, इंक्वायरी नहीं कर सकती। जब तक कंप्लेन पूरे प्रोसीजर से नहीं आएगा तब तक यह आपको बॉडी इंक्वायरी नहीं कर सकती, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से लोक आयुक्त होता है, ये आपको मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल बॉडी के लिए, सेंट्रल जो जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुआ है ABCD ग्रुप के जो भी मेंबर्स है, सर्वेंट्स है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उन उस पर ये इंक्वायरी बैठाती है। लेकिन आपको लोक आयुक्त होता है ये सेम स्टेट के लिए होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर क्या होता है, लोक आयुक्त में क्या होता है, स्टेट इक्विवेलेंट्स होता है। सेंट्रल लोकपाल एक तरह से बोल सकते हैं, सेंट्रल लोकपाल है तो ये आपको स्टेट के लिए होते हैं। सभी स्टेट को यहाँ पर बॉडी आपको अपॉइंट करना पड़ता है, लोक आयुक्त स्टेट के लिए। अगर मतलब नहीं किए तो फिर आपको स्टेट में लेजिस्लेचर में लॉ बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा। तो 5 साल का टर्न्यूर होता है, 65 साल का यह होता है। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए, एलिजिबल सेकंड टर्म के लिए नहीं होते। रिकमेंडेशन जो लोक आयुक्त के लिए होता है वो एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग आपको गवर्नमेंट पर नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर अगर उसी तरह से देखें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अब क्या होता है दोस्तों, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, उसी तरह से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। ये आपको 12 अक्टूबर 1993 को क्या क्या स्टैब्लिश किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर। अगर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो बॉडी है या किस तरह का एक्ट आपको यहाँ प्रोविजन देता है, कुछ कुछ वो प्रोविजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसी तरह से क्या होता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ये 1993 के एक्ट के अंदर ये भी अपॉइंट किया, लेकिन ये स्टेट लेवल पर किया गया है। ये आपको वायलेशन किसी भी ह्यूमन राइट्स को रिलेटेड होता है तो उसको मतलब कि जो स्टेट लिस्ट में या कंक्रीट लिस्ट में आता है उसी को यह क्या कर सकती है, आपको इंक्वायरी कर सकती है या बोल सकते हैं उस चीज़ को यह देख सकती है। तो ये ह्यूमन राइट का किसी तरह का वायलेशन हुआ, कोई भी मानव अधिकार का आपको उल्लंघन होता है, उस पर यह काम करती है। फिर अगर एनएचआरसी की बात करें यहाँ पर तो ये प्रमोशन प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। मल्टी मेंबर बॉडी होता है, इसमें चेयरमैन 5 मेंबर होते हैं। ये चेयरमैन मेनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं या किसी तरह के सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ये आपको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। 6 मेंबर कमेटी होता है, जिसमें कि कमेटी जो मेंबर होता है, जो बॉडी मेनली राम निकमेंड करते हैं वो पीएम होते हैं। प्लस स्पीकर लोकसभा के होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेस होते हैं, पार्लियामेंट के जो हाउसेस है। फिर आपको यूनियन होम मिनिस्टर होता है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ऑफिस जो होल्ड करते हैं यहाँ पर 3 साल के लिए ऑफिस होल्ड होता है, प्लस ये 70 साल तक आपको ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, या 3 साल या 70 साल, ये चीज आपको जो अर्लियर है ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर देखें तो प्रेसिडेंट आपको रिमूव कर सकती है देम फ्रॉम द ऑफिस कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेज में, वो चीज़ आपको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जान, लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर रिमूवल किया जा सकता है। फिर अगर उसी तरह से हम देखें यहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है तो गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर इसमें जो कंसिस्ट आपको जो मेंबर होते हैं उसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर जैसे इस तरह में आप लोकसभा का देखते हैं लेजिस्लेटिव से स्पीकर होते हैं, होम मिनिस्टर स्टेट के होते हैं जैसे यहाँ पर आपने होम मिनिस्टर यूनियन का देखा। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल तो सारे देश में सारे स्टेट में होता नहीं। अभी 6 स्टेट में आप जानते हैं, हमने बात किया था कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और क्या था हमारा महाराष्ट्र था, और हमारा क्या था बिहार था, और यूपी था। अगर यहाँ पर देखें तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड आल्सो बी द मेंबर। जहाँ पर ये बना होगा वहाँ पर ये चीज आपको काउंसिल के भी मेंबर इसमें होंगे। चेयरमैन और एनी अदर मेंबर्स रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर रिमूव किए जाते हैं, कोई भी मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी अगर यहाँ पर हुआ है तो ये चीज आपको ध्यान रखना। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया है, फिर तो वो चीज आपको याद रखना। उसी तरह से क्या हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन और यहाँ पर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया आपको कहाँ, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये आपको स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है। तो पैरेलली एक डिवीजन बोल सकते हैं, डिफरेंसेज आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होता है और जल्दी आपको कंप्लीट भी हो जाता है। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हो गया और ये आपको स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हो गया। तो यहाँ क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट 2005 में इसे आपको अपॉइंट किया गया, मतलब स्टैब्लिश किया गया बॉडी को। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो आया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर इसी तरह से आरटीआई एक्ट के अंदर ये भी किया गया था, ये आपको ऑडिट करती है स्टेट गवर्नमेंट का बॉडीज को, पीएसयू को, अथॉरिटीज को। अगर देखें तो ये कंसिस्ट करती है चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन और नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो चीफ एक होते हैं और 10 इन्फॉर्मेशन आपको कमीशन, उससे ज़्यादा आपको नहीं हो सकते। अपॉइंटमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। रिकमेंडेशन भी जो कमेटी होता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, जो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा में, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और यहाँ पर देखें कंपोजिशन, द चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन होते हैं, 10 मेंबर यहाँ भी होते हैं। लेकिन जो सारा अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, इसमें भी रिकमेंडेशन जो कमेटी होता है उसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इमिनेंस पब्लिक लाइफ में वो काम कर चुके हैं, उनको फील्ड का नॉलेज है, साइंस टेक्नोलॉजी हर एक मैनेजमेंट, वो सारा चीज़ का उनको नॉलेज है। वो आपको एमपी और एमएलए किसी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कोई भी गवर्नमेंट संस्था में आपका नियुक्ति होता है तो उसमें आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट छोड़ना पड़ता है, मतलब ये नहीं कि आप वहाँ भी काम कर रहे हैं दूसरे जगह भी काम कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमने बात किया था अटॉर्नी जनरल के केस में, वहाँ पर आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। टेन्यूर की बात करें, चीफ कमिश्नर का, इन्फॉर्मेशन कमीशन का ये टेन्यूर जो होता है ये 65 साल तक होता है, विच एवर अर्लियर, या मतलब आपको 5 साल वहाँ पर कर सकते हैं सच टर्म, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पर बताया गया। ये आपको एलिजिबल नहीं होते री अपॉइंटमेंट के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना।
फिर अगर यहाँ पर देख ले तो होल्ड ऑफिस 65 या 5 साल के लिए होता है, 5 साल के एक्सक्लूडिंग हिज टेन्योर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। फिर अगर रिमूवल होता है गवर्नर के द्वारा, या बैंकरप्सी, अनसाउंड माइंड, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड, इम्प्रिजनमेंट, किसी तरह का क्रिमिनल केस हो गया, पेड एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हैं तो फिर आपको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। फंक्शंस क्या होता है इनका, किसी तरह से इंक्वायरी में ये मतलब कि क्या करते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट आप फाइल किए तो आपको द्वारा जो इंक्वायरी या किसी तरह का जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा वो आपको मेनली इन्फॉर्मेशन कमिश्नर द्वारा ही दिया जाता है। तो यह चीज आपको ध्यान रखना। तो यह कर सकते हैं, कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर इज रिजनेबल ग्राउंड। सो रिजनेबल ग्राउंड्स यहाँ पर होना चाहिए। इंक्वायरिंग कमीशन है द पावर टू सिविल कोर्ट का यहाँ पर आपको दिया जाता है। कोई भी अगर क्वासी जुडिशियल फंक्शन होता है तो रिमूवल आपको प्रेसिडेंट के द्वारा किया था, वही सेम चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एसयू का इसमें इंक्वायरी भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप तो अपने मन से रिमूव कर सकते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर आपको जजमेंट नहीं आ जाता, पूरा फाइनल नहीं होता, तब तक आप यहाँ पर नहीं कर सकते। इस तरह से हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। तो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, सीबीआई जिसको आप बोलते हैं। ये आपको 1963 में रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, ये स्टैट्यूटरी बॉडी ने, यह ध्यान रखना, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये बॉडी इस तरह से कि जो मतलब लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब जो मतलब मेनली पार्लियामेंट के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा मेनली बनाया जाता है। डिराइव्स इट पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये याद रखना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इनको पावर प्रोवाइड किया जाता मिलता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट देखें तो रिकमेंड आपको संथानम कमेटी के द्वारा किया गया था। ये सीआई हेड जो किया जाता है सीबीआई को, डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर, 2 साल का टेन्यूर रहता है। सीबीसी एक्ट 2003 के तहत बनाया गया है। ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री डीओपीटी के अंदर ये काम करते हैं। पब्लिक ग्रीवांस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर रोल क्या होता है कि किसी भी करप्शन को आपको मतलब कि अगर कोई करप्शन हो गया, किसी तरह का केस हो तो सीबीआई को दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी दिया जाता है। अब पहले सर सुप्रीम कोर्ट अगर किसी स्टेट में आप देते तो वहाँ का भी आपको परमिशन मेनली लेना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो जितना भी केस होता है, जैसे इकोनॉमिक हो गया, फिजिकल लॉ हो गया, रेगुलेशंस किसी भी तरह का हो गया, कोई भी करप्शन का केस हो गया, इसमें आपको यहाँ पर दिया जाता है। यूनियन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट ऑर्डर देता है तो वो भी केस को सुओ मोटो का केस भी ले सकता है अगर यूनियन टेरिटरीज में है तो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पूरा एरिया होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। सेम उसी तरह अगर यहाँ पर देखें हम लोग, संथानम कमेटी के द्वारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी आपको बनाया गया था 1964 में। अगर देखें तो एक्ट 2003 के अंदर संथानम कमेटी इन 1962, इसमें क्या होता है कि एजेंसी टू रिसीव एन एक्ट एंड कंप्लेंट्स और डिस्क्लोजर एनी एलिगेशन करप्शन मिसयूज, एक विसल ब्लोवर है। मतलब कि ये क्या करते हैं, काम करते हैं विजिलेंस कमीशन की, देखते हैं मतलब कि ऑफिस में कि आप करप्शन किए हैं कि नहीं किए, तभी जाकर ये आपको विजिलेंस मींस क्या हो गया कि वॉच डॉग है, मतलब आपको पर निगरानी रही है, बॉडी आपको रखते हैं, आप पर निगरानी किया जाता है। ये अपेक्स बिजनेस इंस्टीट्यूशन हो गया, चीफ विजिलेंस कमिश्नर इसमें होते हैं, नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर हो गया, अप्रोप्रिएट बाय प्रेसिडेंट वारंट अंडर हैंड एंड सील। अगर यहाँ पर देखें 4 साल या 65 साल के लिए इनको, मतलब 65 ईयर्स के लिए इनको रिकमेंड किया जाता है। 65 ईयर्स मतलब उम्र जो होता है इनका। रिकमेंडेशन 3 मेंबर्स कमेटी होती है, इसमें पीएम होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। नॉट एलिजिबल फर्दर डी एम्प्लॉयमेंट, सैलरी अलाउंस आपको यूपीएससी का जो चेयरमैन यूपीएससी का बॉडी होता है उन्हीं की तरह इनका क्या होता है, सैलरी भी होता है। प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर रिमूव कर सकती है, कंप्लेंट करप्शन मिसयूज ये सब सारा चीज़ें अप्रोच कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हमारा था। उसी तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं एक्ट 2005 के अंदर इसे डाला गया था। यहाँ पर ये स्टेट्स में भी बहुत सारा बॉडी होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, चेयरपर्सन पीएम एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं, 9 मेंबर से ज़्यादा इसमें नहीं होना चाहिए, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, इस कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। तो ये सब सारा चीज़ इसमें आपको दिया जाता है, जो भी मतलब नेशनल आपको डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यहाँ पर मैनेजमेंट एजेंसी होता है। फिर इसी तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। आप जानते हैं किसी तरह का इंडिया पर थ्रेट आ गया, कोई भी क्रिमिनल केस या बोल सकते हैं आप मतलब कि टेररिज्म का कोई केस होता है, तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा आपको किया जाता है। आप जानते हैं मुंबई का जो अटैक हुआ था दोस्तों 2008 के समय में, उसी समय से ये बॉडी आपको गठन किया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन। एक आपको सेंट्रल एजेंसी है जिसमें कि कोई भी सॉवर्निटी, इंडिया पर कोई तरह का थ्रेट आता है, कोई यूनिटी पर थ्रेट आता है, तो फिर आपको सॉवर्निटी पर थ्रेट आता है तो इस तरह से मतलब इससे इंक्वायरी आपको किया जाता है। कोई भी टेररिज्म का लॉ हो गया, इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ये आपको ध्यान रखना। स्टेट गवर्नमेंट आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कि कोई भी केस अगर हो तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन को वो क्या कर सकती है, आपको हैंड ओवर कर सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से आपको रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, जिसमें बताया गया था कुछ एक्ट को, इसमें आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोविजन, आर्म्स का, जिसे आर्म्स का सेल हो गया, स्मगलिंग हो गया, तो ये सब चीज़ को भी इसमें ऐड किया गया था। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हमारा क्या था, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। उसी तरह से इलेक्शन हमने तो देख ही लिया था दोस्तों, पार्ट 15 में जो आर्टिकल 324 से 329 के अंदर आपको ये बॉडी को मेनली बनाया जाता है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको हमने बात किया, इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश कुमार आज के समय में है, बहुत न्यूज़ में भी ये पूछा भी जा सकता है आर्टिकल 340 के अंदर। ये आपको इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। फ्री फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए सुप्रिटेंडेंट डायरेक्टर इलेक्टोरल रोल को ये बना सकते हैं। आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का। आपको 1 जनरल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। तो ये सब चीज़ हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था जब हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये हमको मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है। इसमें ज़्यादा आपको आर्ट्स आर्टिकल्स वर्टिकल्स यही सब पूछा था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या आप जानते हैं, ईवीएम जो मशीन होता है, इसमें आपको वोटिंग जो आप देते हैं, तो यही क्या सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ आपका वोट आपको रिकॉर्ड्स होता है। जैसे कि बैलेट पेपर्स होता था पहले, तो अब ये क्या होता है आपको मतलब मेनली आपको डिजिटली इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखें तो स्टेट असेंबली का जो होता है इलेक्शन, आपको लोकसभा की तरह इलेक्शन किया जाता है। यूनियन टेरिटरीज ये सिंगल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंसी। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आपको क्या आता है, मतलब जिसको ज़्यादा वोटिंग होगा वो आपको इसमें जीतेंगे इलेक्शन में, इसी को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोला जाता है। फिर आपको बहुत सारा इलेक्शन लॉ है दोस्तों, जो से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट हो गया, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख सकते हैं आर्टिकल 81 और 170 के अंदर आपको बताया जाता है कितने मेंबर्स ऑफ सीट्स आपको होने चाहिए मैक्सिमम पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में। तभी जो आपको बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 16 अमेंडमेंट आया था जिसमें बताया जाता है कि रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा या किसी तरह से आपको 888 सीट या 384 सीट जो ऐड किया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा का जो मेंबर सीट बढ़ाया जाएगा, वो आपको इसी के अंदर बढ़ाया जाएगा। आर्टिकल 81 170 को अमेंड करने के बाद ही किया जाएगा। आर्टिकल 171 में क्या कहता है कि इंडिया ले मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये हो गया आपको किसमें, पार्लियामेंट में हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली में हो गया। आर्टिकल 71 171 क्या बोलता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो विधान परिषद होता है उसमें। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 में इसको प्रोवाइड करवाता है कि जो सीट्स आपको पीपुल का दिया जाता है लोक राज्यसभा में, इसी हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा में, तो ये चीज़ आपको इसमें बताया जाता है। इसमें यह भी होता है कि जो प्रेसिडेंट का जो पावर्स होता है डिलिमिटेशन का हो गया, या बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन के बाद जो किसी तरह का आपको मतलब रिकमेंडेशन हो गया, ये सब सारा चीज़ मेनली इसमें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी इस चीज़ को देख लीजिएगा। ये मेनली मेंस वेंस में भी ज़्यादा पूछा जाता है क्या है रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट 1 2 होता है। 51 में क्या है कि जो क्वालिफिकेशन के बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर का क्या हो, इलेक्टोरल्स में जो आप वोट देते हैं आपका क्या क्वालिफिकेशन हो, डिस्क्वालिफिकेशन हो, ये सब सारा किस तरह से पावर होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, क्या डिस्प्यूट होना चाहिए, ये सब सारा 1951 के अंदर आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह से अगर यहाँ देखें डिलिमिटेशन कमीशन, ये आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। डिलिमिटेशन एक्ट 2002, ये आपको डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया था किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ने जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो आपका बताया जाए, जैसे कि कोई इलेक्शंस होता है चाहे वो एमएलए का हो, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेरिटरी होता है कि मतलब कि कितना आपको वहाँ पर वोटिंग हो, मतलब क्या होता है पॉपुलेशन बढ़ता है तो फिर आपको उसको डिफाइन करना पड़ता है, टेरिटरी को फिर से बनाना पड़ता है, फिर से रिफॉर्म करना पड़ता है, इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन हम लोग लेकर आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है हमारा, जो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा रिफॉर्म किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। 1988 में राजीव गांधी का गवर्नमेंट था उस समय में। 21 साल से 18, पहले 21 साल आप होंगे तभी आप वोट कर सकते हैं, आप 18 साल के भी है तो आप वोट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड को इसमें ऐड किया गया था, बहुत सारा चीज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आपको किया गया है, वो चीज़ हम लोग सब जानते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर नोटा का इंट्रोडक्शन किया गया था, आप जानते हैं नोटा का इंट्रोडक्शन किया गया। तो अभी जानते हैं कि नोटा का इलेक्शन का बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर आप देखते हैं 50% आदमी नोटा को वोट दे देता है। तो ये क्या होता है, एक तरह से लोगों का इंटरेस्ट इलेक्शन पर उठ गया है, मतलब जो लोगों का जो मतलब भरोसा है वो खत्म हो रहा है, इसका ये मतलब होता है। बहुत सारे देश में अगर नोटा अगर ज़्यादा वोटिंग होता है तो वहाँ कैंसिल होता है, लेकिन इंडिया में ये प्रावधान नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये चीज़ हमने देख लिया था टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। तो ये हमारा दोस्तों क्लास था किसके बारे में, आपको यहाँ पर जो डिफरेंट बॉडीज है, जो डिफरेंट जो हमारे मतलब जो संविधान जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात किया, हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात किया। तो पॉलिटी का जो सेक्शन था, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन था, वो हमने क्या किया यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आप क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना। पॉलिटी में आप जानते हैं कोई नया आपको चीज़ पूछा नहीं जाएगा, जो न्यूज़ में है उस चीज़ को याद करें और जीएस के साथ आपको आगे बढ़े। जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, तभी जाकर क्या होगा कि आपका नंबर भी बढ़ेगा और तभी जाकर आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो जो भी दिक्कत हो रहा है आप उस पर बात करेंगे, जो आपसे प्रॉब्लम वो कमेंट करके बताइए, इस नंबर पर कॉल करके आप एडवाइस ले सकते हैं, किस तरह का सजेशन गाइडेंस आपको दिया जाएगा। प्लस हमारा अभी ये टेस्ट सीरीज भी आपको शुरू होने वाला, तो ये आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जाती है। तो आप जरूर पूछे, कोई तरह का आपको डरना हिचकना नहीं है, आप पूछे, जितना पूछिएगा उतना ज़्यादा हम लोग भी क्या करेंगे, आपका सहायता कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ स्काई एकेडमी 360 के साथ, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है प्लस हमारा ऐप भी है।
ऑफलाइन सेंटर भी आप आ सकते हैं और लाइव क्लास भी कर सकते हैं। डेमो क्लास भी आपको दिया जाएगा, डेमो क्लास कीजिए, आपको जितना दिन तक क्लास करना है डेमो क्लास कीजिए, उसके बाद अपना कोर्स आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। ये सब सारा चीज़ है। तो पॉलिटी में हम लोग इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।